उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग चिक डेवलपमेंट। एक और डेवलपमेंटल बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो पॉइंट्स देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स कह रहे हैं। पॉइंट्स इसमें कह रहा है फर्स्ट पॉइंट द फर्टिलाइज्ड चिक एग अंडरगोज डिस्क्वाइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, हाउएवर द क्लीवेज डज नॉट एक्सटेंड इनटू योल्की साइटोप्लाज्म। तो ये बिल्कुल सही बात है, इसमें आपका डिस्क्वाइडल क्लीवेज होता है चिक डेवलपमेंट में, तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। Development of primary hypoblast is mediated by localized migration of a group of highly specified and connector clusters of 30 to 40 cells। यहाँ तक की बात सही है। ये जो 30 to 40 cells, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गलत है। ये इन्फॉर्मेशन 2 to 5 cells की है, तो बी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। अब जैसे ही आपने ए स्टेटमेंट सेलेक्ट किया है तो आपका पास ए स्टेटमेंट वैसे भी सेलेक्ट अगर सही है भी, आपको पता नहीं भी इंफॉर्मेशन है तो भी, क्योंकि सारे ऑप्शन में ए ऑप्शन प्रेजेंट है तो ए तो ट्रू है ही। उसके बाद हमें देखना है कि बी ट्रू है नहीं है। बी हमने फॉल्स कर दिया, तो बी जैसे फॉल्स हो गया आपका स्टेटमेंट ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 कैंसिल आउट हो जाता है। उसके बाद आपका ऑप्शन बचता है 2 और 4, जिसमें आपका ए कॉमन है और सी कॉमन है। अब आप स्टेटमेंट जो आप पर डिपेंड करेगा वो सिर्फ डिपेंड करेगा डी और ई पर, सॉरी ई और डी पर। यस, तो चेक कर लेते हैं ई क्या कह रहा है। ई आपका कह रहा है इनहिबिशन ऑफ WNT प्लानर सेल पोलैरिटी पाथवे इन द एपिब्लास्ट कॉजेज द मेसोडर्म एंड एंडोडर्म टू फॉर्म सेंट्रली इंस्टेड ऑफ पेरिफेरली। ये इसमें उल्टी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जब ये VNT प्लानर सेल पोलैरिटी पाथवे होता है तो आपका मेसोडर्म और एंडोडर्म, मेसोडर्म आपका पेरिफेरली होता है और एंडोडर्म आपका सेंट्रली होता है, तो ये इन्फॉर्मेशन गलत है। ई स्टेटमेंट गलत है। जैसे ई स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है आपका ऑप्शन 4। तो इस केस में आपका आंसर 4th ऑप्शन आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट्स अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन थ्रू Arabidopsis शूट एपिकल मेरिस्टेम and leaf primordium at its flank. The dorsal D and ventral V domains are marked. The D and V genes are expressed in the dorsal and ventral domains respectively. तो क्या कह रहा है कि एक कोई लीफ का स्ट्रक्चर है जिसमें डोर्सल पोर्शन एक जीन डी डोनेट कर रहा है और वेंट्रल पोर्शन एक जीन वी रेगुलेट कर रहा है। तो अभी इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इन्होंने कुछ इन्फ्रेंसेस जनरेट करे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द फिनोटाइपिक ऑफ अ लीफ पोलैरिटी। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, द लॉस ऑफ डी फंक्शन मेक्स द लीफ ventralized whereas its overexpression dorsalizes the leaf। अब एक कॉन्सेप्ट है फ्लावर की, बॉटनी में हम लोग पढ़ते हैं, फ्लावर के एनाटॉमी में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई एक जीन ए एक्सप्रेस हो रहा है तो कोई दूसरा जीन बी एक्सप्रेस नहीं होगा, या अगर जीन बी एक्सप्रेस हो रहा है तो जीन ए एक्सप्रेस नहीं होगा। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगाना है कि अगर डॉर्सल का जीन डी एक्सप्रेस हो रहा है तो वो वेंट्रल को रिप्रेस कर देगा, या फिर वेंट्रल का जीन अगर एक्सप्रेस हो रहा है तो वो डॉर्सल के जीन को रिप्रेस कर देगा। तो अब इसके पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें तो लॉस ऑफ डी फंक्शन, यानी कि डी फंक्शन का अगर लॉस हो रहा है, अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें, लॉस ऑफ डी फंक्शन मेक्स द लीफ वेंट्रलाइज्ड, यानी कि अगर इसको हम इनहिबिशन कर देंगे तो ये, अगर इसका एक्सप्रेशन है तो ये वेंट्रल को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट लॉस ऑफ डी फंक्शन मेक्स द लीफ वेंट्रलाइज वेयर इट्स ओवर एक्सप्रेशन डॉर्सलाइज द लीफ, यानी कि अगर इसका ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगा तो लीफ डॉर्सल बन जाएगी। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, लॉस ऑफ वी फंक्शन मेक्स द लीफ डॉर्सलाइज्ड, यानी कि अगर एक्सप्रेस हो रहा है, वी एक्सप्रेस हो रहा है तो ये इसको डी को डोमिनेट कर देगा और वेंट्रलाइज्ड लीफ बनेगी, और अगर इसका ओवर एक्सप्रेशन हो रहा है तो वेंट्रलाइज्ड लीफ बनेगी। तीसरे स्टेप में क्या कह रहा है, लॉस ऑफ माइक्रो RNA डोर्सलाइजेस द लीफ, यानी कि अगर RNA है जिसका अगर लॉस हो गया है तो वो लीफ को डोर्सलाइज कर देगा, यानी कि अगर इसका डाउन रेगुलेशन हो गया है तो ये लीफ को डोर्सलाइज कर देगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे अगर ये इन्फॉर्मेशन देखें तो डी और वी के बीच का जो रिलेशन है वो इनहिबिटरी टाइप का रिलेशन है, यानी कि डी एक्सप्रेस हो रहा है तो वी एक्सप्रेस नहीं होगा, वी एक्सप्रेस हो रहा है तो डी एक्सप्रेस नहीं होगा। उस हिसाब से सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है उसमें, वो है ऑप्शन 3, क्योंकि इसमें यही बताया, जैसे हमने डायग्राम ये बनाया है
कि डी अगर एक्सप्रेस हो रहा है तो वो वी को ब्लॉक कर दे रहा है, वी अगर एक्सप्रेस हो रहा है तो वो डी को ब्लॉक कर दे रहा है। सेम वाइज इसमें आरएनए भी अगर इनिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन अगर ओवर एक्सप्रेस हो रहा है तो वो भी डॉर्सल वी को आपका इनिबिट कर दे रहा है। तो इसका ऑप्शन है, आंसर है 3। तो एक और क्वेश्चन है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स प्रोटीन इजूमो एंड जूनो आर रिक्वायर्ड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ स्पर्म एंड एग। यानी कि एक कोई सेल है, स्पर्म का सेल है और इजूनो प्रोटीन है, और एक एग है जिसके ऊपर जूनो प्रोटीन है। इजूमो एंड जूनो आर फाउंड स्पेसिफिकली ऑन स्पर्म एंड एग रेस्पेक्टिवली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन विवो एक्सपेरिमेंट विल डेमोन्स्ट्रेट दैट इजूमो एंड जूनो इंटरैक्ट विद ईच अदर। अब ये बताना है हमें कि ये जो ऑप्शन दिए हैं एक्सपेरिमेंट के, इन एक्सपेरिमेंट से कौन सा एक्सपेरिमेंट ऐसा है जिससे ये पता कर सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। एक स्पर्म पे है इजूमो और जूनो जो है आपका एग पर है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसमें कहीं ऐसा ऑप्शन दिया, ऐसा कभी हो सकता है इन विवो में जब ये इंटरैक्ट कर रहे होंगे, तो इंटरैक्ट करने का मतलब क्या होगा कि ये आपस में एग्रीगेट कर जाएंगे या आपस में इकट्ठे हो जाएंगे। यानी क्योंकि जब स्पर्म और एग का पर्पस क्या है, वो मेट करते हैं। जब वो मेट करेंगे स्पर्म और एग, तो ऑब्वियसली जब एक पर आई प्रोटीन है और एक पर जे प्रोटीन है, तो वो आपस में वो भी इंटरैक्ट करेंगे या आपस में एग्रीगेट हो जाएंगे या आपस में क्लोज बाई आ जाएंगे। तो ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन क्या है, इफ स्पर्म फ्रॉम मेल माउस वेयर इजूनो हैज बीन नॉक्ड आउट इज यूज्ड टू फर्टिलाइज एग्स फॉर अ नॉर्मल फीमेल एंड नो फर्टिलाइजेशन अकर्स। ये कह रहा है कि अगर स्पर्म फ्रॉम अ मेल माउस का जो स्पर्म है वेयर इजूनो हैज बीन नॉक्ड आउट, यानी कि उस पर अब मेल माउस के स्पर्म में आई प्रोटीन है ही नहीं, इज यूज टू फर्टिलाइज एग फ्रॉम अ नॉर्मल फीमेल। नॉर्मल फीमेल पे आप के साथ उसे फर्टिलाइज कराएंगे फ्रॉम अ नॉर्मल फीमेल एंड नो फर्टिलाइजेशन अकर। तो नॉर्मल फीमेल है यानी कि उसके ऊपर आपका जे प्रोटीन भी नहीं है। तो जब जे प्रोटीन है ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन तो हो जाएगा। यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, तो यानी कि आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। उसके बाद वो ऑप्शन ढूंढते हैं जिसमें हमने बात करी है एग्रीगेशन वाली बात हो जाती है आपकी। देखिए फोर्थ ऑप्शन में देखेंगे, 2 इंडिपेंडेंट किडनी सेल लाइन्स आर डेवलप्ड, one expressing izumo and the other zuno. If the two cells are mixed, they tend to aggregate with each other. जो हमने यहाँ बात करी थी कि अगर आप वो एक साथ एक स्पर्म पे है और एक एग पर है, तो जब वो एग्रीगेट करेंगे तो यानी कि वो आपका प्रेजेंस दिखा रहा है स्पर्म और एग की, यानी कि आई और जे प्रोटीन आपस में एग्रीगेट कर रहे हैं। तो वो ऑप्शन फोर्थ आपका बताता है, यानी कि इसका ऑप्शन 4 इसका ऑप्शन है। उसके बाद एक नया क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन है प्लांट फिजियोलॉजी से या प्लांट बायोलॉजी से हम इसे कह सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, हमें 3 कॉलम दिए गए हैं, ऑक्सिन और जिब्रेलिन। हमें उनको मैच करना है, उनके ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स क्या, उनके मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स बेसिकली कैसे हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन है या सॉल्युबल है, और उनका रिस्पॉन्स मतलब फॉस्फोराइलेशन, डिफॉस्फोराइलेशन है या पोटेशियम मीडिएटेड प्रोटीन डिग्रेडेशन वो होती है। तो इसमें से किसी में एक भी ऑप्शन का ए और बी में से किसी एक की भी आपको सारी चीज़ें पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है। इसमें से साइटोकाइन का अगर देखें, साइटोकाइन के इन्फॉर्मेशन बारे में इन्फॉर्मेशन में पता होता है कि उनके जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं वो ट्रांसमेम्ब्रेन होते हैं, क्योंकि साइटोकाइंस आपके जो हैं किसी चीज़ पे साइटोकाइंस बाइंड करते हैं रिसेप्टर्स पे, और फिर उन रिसेप्टर बाइंड करने के बाद वो रिसेप्टर सिग्नल ट्रांसमिट करता है सेल के अंदर, और फिर सेल के अंदर सिग्नल ट्रांसमिट करने के बाद फिर यहाँ पर आगे की जो प्रोसेसिंग है वो शुरू होती है, जो भी जिसके अकॉर्डिंग जहाँ भी साइटोकाइन आगे बाइंड करेगा, जिस सेल पे आगे बाइंड करेगा उसके अकॉर्डिंग इसके यहाँ पे आगे की प्रोसेसिंग शुरू होगी। तो यहाँ पर बाइंड होने के बाद इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो इन्फॉर्मेशन या जो आपका सिग्नल है वो ट्रांसमेम्ब्रेन आपका पास करते हैं। तो यानी कि इनके जो रिसेप्टर्स हैं साइटोकाइन के वो आपके सारे ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, अब एक इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है बी का, हमारे पास ए ऑप्शन आ गया। बी चेक कर लीजिए बी कहाँ पे है। अब बी के साथ ए में एक आपका ऑप्शन है ये, एक आपका ऑप्शन है ये, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो आपका वैसे ही कैंसिल हो गया। अब ये चेक करना है कि वो रिसेप्टर्स जो है, अब आप देखिए जितने भी साइटोकाइंस होते हैं वो उनमें कहीं ना कहीं या तो फॉस्फोराइलेशन हो रहा होता है या डीफॉस्फोराइलेशन होता है। ये बहुत कॉमन सा प्रोसेस है, जैसे साइक्लिक AMP भी है, ये तो सेकेंडरी मैसेंजर है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी इन जो मोस्टली जो भी ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं उनमें
फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस से एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन होती रहती है उस रिसेप्टर्स की। तो इनमें आपकी साइटोकाइंस की जो रिसेप्टर है ट्रांसमेम्ब्रेन है, और वो आपके फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन उनमें होती रहती है ताकि उनका एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म मेंटेन रहे, और जिसकी वजह से आगे की प्रोसेसिंग सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म में होती रहती है। तो इस केस में आपका ऑप्शन ए आ गया, यानी कि सेकंड ऑप्शन। दूसरा, अब आपको एक बी के सारे ऑप्शन पता चल गए, तो ए के ऑटोमेटिकली ऑप्शन यही होंगे क्योंकि इसमें दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर 2 करेक्ट हो जाता है।